व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और लास्ट क्लास में हम लोग ऑल्टर्स मॉडल किए थे। ऑल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला प्रूफ भी हम दिखा दिए थे। ऑल्टर्स मॉडल का हम कुछ सम्स भी करके दिए थे। आई होप कि तुम लोग कर लिए होगे, और नहीं किए तो प्लीज़ उसको कर लो, क्योंकि आज हम लोग एक मॉडल आगे जाएंगे जिसका नाम है गॉडेंस मॉडल। ठीक है ना? अब पहली बात, ऑल्टर्स मॉडल क्या हम लोग को बोला था, ये एक बार खाली बोल दे। ऑल्टर्स हम लोग को ये समझाया था कि हम लोग को ये सिखाया हम लोग का फॉर्मूला से कि जो कोई कंपनी है तो कोई कंपनी का जो अर्निंग होता है एंड उसका जो डिविडेंड पे आउट होगा वो कंस्टेंट होगा। यानी कि जितना वो अर्न कर रहा है और उससे जो डिविडेंड वो पे करेगा, जिसको हम लोग पे आउट रेशियो भी बोल सकते हैं, वो सेम कंस्टेंट ईच एंड एवरी ईयर में होगा। अगर हम वो 10 रुपये कमाता है और 6 रुपये करके डिविडेंड देता है तो हर साल ईच एंड एवरी ईयर में डिविडेंड जो पे करेगा वो 6 रुपये ही पे करेगा 5 शेयर्स के हिसाब से। मगर बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि हम लोग को ऑल्टर्स ये समझा रहा है कि डी ई अगर 10 रुपये है तो डी 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर में भी ई 10 रुपये और डी 6, ई 10 डी 6, और ये ऐसा चलता रहेगा। मगर फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम लोग ये सोच के देखो, क्या हर साल अर्निंग सेम रहेगा? नहीं। क्या अर्निंग अगर सेम नहीं हुआ तो उसके हिसाब से डिविडेंड क्या सेम रहेगा? नहीं। मगर हो सकता है कि हर साल वो कंपनी थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ करेगा, सही, और ग्रोथ करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं कर रहे तो हम लोग को पैसा लेके तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे कंपनी चला रहे हो कि ताकि 1-2 साल के अंदर तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा। हो सकता है कि 1 साल ना हो, 2 साल ना हो, मगर उसके बाद से तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ होना चाहिए। ये तो एक्सपेक्टेशंस है शेयर होल्डर के हिसाब से। तो वो ग्रोथ का ही बात किया था गॉडेंस, यानी कि गॉडेन ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम लोग ई कमा रहे हो 10 रुपये और डी अगर दे रहे हो 6 रुपये, तो पहला साल में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। मगर नेक्स्ट ईयर में अगर अर्निंग कर रहे हो 10 रुपये और डी दे रहे हो 6 रुपये तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आज जो 6 रुपये का वैल्यू होगा, कल भी 1 साल के बाद भी क्या वो 6 रुपये का वैल्यू सेम 6 रुपये ही रहेगा? नहीं सर, हम लोग एन्युटी करके आए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसमें हम लोग को ये समझ में आता है कि इन्फ्लेशन हम लोग का होता है और उसके हिसाब से हम लोग को रिटर्न भी उतना ही परसेंटेज के हिसाब से मिलना चाहिए। तो वही चीज गॉर्डन ने अपना डिविडेंड मॉडल में बोला कि डिविडेंड अगर 6 रुपये लास्ट ईयर में था तो उसके ऊपर मान लो कि उस कंपनी ग्रोथ कर रहा है 10%, तो यहाँ पर 6.6 होना चाहिए। अगर नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड होगा वो 6.6 के साथ और भी 10% मुझको ज्यादा मिलना चाहिए, सही। तो ये बात बोला था गॉर्डन ने। यानी कि अगर ऑल्टर्स का बात देखें तो ऑल्टर्स बोल रहा है कि E बाई के ई। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग को रिटेन अर्निंग भी बोला था। रिटेन अर्निंग जैसे कि फॉर्मूला क्या था, E प्लस R बाई के E माइनस डी, ये पूरा को वो फैक्टर करता है। तो E माइनस डी का मतलब क्या हम समझा थे? E माइनस डी अर्निंग माइनस डिविडेंड इक्वल्स टू क्या? ग्रोथ, इक्वल्स टू रिटेन अर्निंग। यानी कि कितना हम रिटेन कर ले। 10 रुपये अगर हमने अर्निंग किए और 6 रुपये अगर हम लोग पे कर रहे तो 4 रुपये मेरा कंपनी के पास रह जा रहा है। और ऑल्टर्स ये सोच रहा है कि वो 6 रुपये, वो 4 रुपये जो मेरा रिटर्न हो जा रहा है वो मेरा मुझको मिलेगा। मगर ये सोच के देखो, क्या वो
पूरा 4 रुपए उसको मिल रहा है, जो 4 रुपए रिटर्न अर्न कर रहा है कंपनी, वो क्या वो 4 रुपए शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो री इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो री इन्वेस्ट कर रहा है, और ये चीज को हम दिखा दिए थे फॉर्मूला प्रूफ के दिन। सो ये बोल रहा है कि रिटेन करके क्या फायदा, रिटेन तुम करो वो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, मगर मेरा क्या ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एज ए शेयर होल्डर के हिसाब से क्या ग्रोथ हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई डी बाई ई ही होना चाहिए, क्योंकि मुझको तो एक्चुअली डी ही मिल रहा है, मुझको थोड़ी रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझको तो रिटर्न नहीं मिल रहा, वो तो कंपनी के पास रह जा रहा है और कंपनी वो फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का कैपिटल रेज हो रहा है, कैपिटल के साथ साथ उसका बैलेंस शीट का रेज हो रहा है, बैलेंस शीट। शेयर होल्डर का तो कोई रेज नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर होल्डर को तो हम खाली डिविडेंड ही पे कर रहे हैं। तो ऑल्टर्स के हिसाब से ये फॉर्मूला, गॉर्डेंस के हिसाब से ये लॉजिक है, ये फॉर्मूला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम समझाएंगे। मगर ऑल्टर्स ने क्या बोला, ऑल्टर्स बोला, गॉर्डेन ने क्या बोला कि डी जो तुम दे रहे हो, अच्छा इसको हम थोड़ा सा इरेज करके समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का सान परपेचुअल कंटिन्यूअसली, इस बार हमने 100 रुपए, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये जो हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट, ठीक है, ये इन्वेस्ट किए, ये 100 रुपए का डिविडेंड हमको कब से मिलना रहेगा, सेकेंड ईयर से, एंड कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, क्योंकि कभी कंपनी तो ऐसा नहीं बोलेगा भाई तुम फिर से मुझको 100 रुपए इन्वेस्ट करो फिर हम तुमको डिविडेंड देंगे, नहीं। अगर तुमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो कंटिन्यूअसली जब तक तुम्हारे पास वो शेयर्स है तब तक तुमको वो कंपनी डिविडेंड देता रहेगा, ये तो नॉर्मल बात है। यानी कि फर्स्ट ईयर में D0, सेकेंड ईयर में D1, D2, D3, ऐसा होता रहेगा। ऑब्वियसली जिस साल में तुमने इन्वेस्ट किया उस साल में तो तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से डिविडेंड मिलता है, ये लॉजिक जानते होगे। अब बात ये है कि डिविडेंड अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिविडेंड 10 रुपए करके दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में एज पर गॉर्डेंस क्या बोल रहा है कि अगर तुम 10 रुपए ग्रोथ करते हो जी, अगर तुम्हारा 10 रुपए है, 10% है, और के ई मान लो कि 20% है, के ई का मतलब क्या बोले थे, कैपिटलाइजेशन, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब होता है खर्चा ऑन इक्विटी, इक्विटी का जो खर्चा, किसका खर्चा, शेयर होल्डर का, क्या कंपनी का, ऑब्वियसली कंपनी का, क्योंकि कंपनी पे कर रहा है ना डिविडेंड, और वही चीज शेयर होल्डर के लिए क्या होगा, रिसीप्ट होगा, यानी कि अर्निंग होगा, यानी कि केई एज ए शेयर होल्डर के हिसाब से क्या माना जाता है, अर्निंग माना जाता है, मगर कंपनी के हिसाब से कॉस्ट माना जाता है, खर्चा। सो अगर ये बात है तो यहाँ पर थर्ड ईयर में उसको कितना मिलना चाहिए, 10 रुपए के ऊपर 10%, यानी कि 11 रुपए, यहाँ पर फिर 10 रुपए के ऊपर 10% बढ़ेगा कि 11 के ऊपर 10% बढ़ेगा, सर 11 के ऊपर, क्योंकि हर साल ग्रोथ होना चाहिए, तो इसमें कितना मिलेगा, 10 रुपए का 10% कर दो तो 12.10, फिर इसको ऊपर 10% बढ़ेगा इसका, यानी कि 12.1 एंड 1.21, तो हो जा रहा है 13.31 होगा, और ये ऐसा होता रहेगा। यानी कि हम लोग जो D बात बोले वो D क्या है, 1 है, D के साथ D1 का मतलब हम क्या बोले थे, D1 मतलब होता है D0 1 प्लस G,
हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सीखे थे, सही। सो अब बात ये है कि D1 एक्चुअली इसको हम लोग अगर D1 बोले, D1 ही होता है, तो हम लोग जो फॉर्मूला दिए थे D/KE वो एक्चुअली क्या होगा, D1/KE, D1/KE। क्यों सर D0 क्यों नहीं होगा? भाई D0 तो तुमको इस बार मिलेगा, उसके बाद से तो ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। और अगर तुम D0 से ही डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी करते हो तो तुम फिर ऑल्टर्ड फॉर्मूला में चल जा रहे हो, तुम तो गवर्नेंस में नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि गवर्नेंस क्या बोल रहा है, ग्रोथ होना चाहिए। तो ग्रोथ को तो तुमको एडजस्ट करके, ये D0 है, D0 से D1 करने के लिए तुमको ये वाला चीज करना पड़ेगा, ग्रोथ को अप्लीकेबल करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम लोग और एक तरह से भी बोल सकते हैं कि D0 1 प्लस G डिवाइडेड KE। ओके सर, अब समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग का रिटर्न कितना हो रहा है, 20% रिटर्न हो रहा है, 20%। कंपनी का हिसाब से नहीं बोल रहा, इक्विटी के हिसाब से बोल रहा है। और कंपनी ग्रोथ कितना कर रहा है, 10%। यानी कि 20% रिटर्न आ रहा है, 10% ग्रोथ हो रहा है, 20% रिटर्न आ रहा है, 10% ग्रोथ हो रहा है। तो अल्टीमेट मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, मेरा रिटर्न आ रहा है 10%। तो कैसे किए, KE माइनस G कर दिए, क्योंकि सोच के देखो तुम्हारे पास 20% जो आ रहा है उसमें से ग्रोथ तो वो ले रहा है, वो मतलब कंपनी ले रहा है, यानी कि उसके पास रख दे वो ग्रोथ को, सही। तो ऑब्वियस का बात है कि KE जो तुम 20% रिटर्न कर रहा है कंपनी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के लिए ये जो अर्निंग माना जा रहा है, उसमें से 10% तो कंपनी ग्रोथ ले रहे, यानी कि रिटर्न कर दे रहे। तो ऑब्वियस का बात है KE माइनस G होगा ग्रोथ। ओके, अब दूसरी बात कि ग्रोथ का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अर्निंग करते हैं मान लो कि 20, इसमें से टैक्स पे करते हैं मान लो कि 8 रुपए यानी कि 12, फिर इसमें से डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं 4 रुपए यानी कि 8 रुपए रह जा रहा है। ओके, ये जो 8 रुपए रह गया ये क्या हुआ, कंपनी का रिटर्न, ये कंपनी का रिटर्न हुआ, कंपनी रखते हैं। नाउ अगर ये चीज को हम लोग एक थ्योरी के हिसाब से सोचे तो कंपनी जो रेट ऑफ रिटर्न कर रहा है मान लो कि 12% रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी ऑन कर रहा है, कंपनी जो ऑन कर रहा है, ये ग्रोथ है कंपनी का, ये रिटर्न है कंपनी का रिटर्न मतलब शेयर होल्डर का रिटर्न, सॉरी कंपनी उसको पे कर रहा है, और ये एक्चुअली कंपनी का रिटर्न है। हमने कितना इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए का 12% ऐड होगा उसका प्रॉफिट यानी कि 112 रुपए, ठीक। उसमें से हम लोग अगर टैक्स दे रहे हैं 8 रुपए, कितना बच रहा है, 104, सही। और फिर इसमें से हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं 4 रुपए, तो कंपनी के पास फिर वापस कितना हो जा रहा है, 100 रुपए, 100 रुपए हो जा रहा है। तो अगर ये 100 रुपए हो रहा है तो हर साल ऐसे ही 20% 12% करके मेरा अर्निंग हो रहा है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ऑडिटर्स ने एज्यूम किया था कि हर साल डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट होगा, अर्निंग कांस्टेंट होगा, वैसे ही गवर्नेंस एज्यूम कर रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी का होगा, ग्रोथ जो होगा, इक्विटी का शेयर होल्डर का जो रिटर्न होगा यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऑडिटर्स बोला था कि अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, ये बोल रहा है कि भाई अमाउंट चेंज होता रहेगा एज ए ग्रोथ, मगर जो परसेंटेज है ग्रोथ का, रेट ऑफ रिटर्न का एंड इक्विटी का, वो कांस्टेंट होता रहेगा। ओके सर,
यानी कि अगर 12 रुपए 112 जो 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे यहाँ पर, कंपनी अर्न करेगा 12%, यानी कि 112 रुपए, टैक्स पे करेगा 8 रुपए जो यहाँ पर भी लिखा है, और डिविडेंड जो 4 रुपए दे रहा है, तो फिर वापस हो जा रहा है 100 रुपए, यानी कि कंपनी के पास जो 100 रुपए था वही 100 रुपए फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर से नेक्स्ट ईयर में 12 रुपए, मतलब 12% के हिसाब से 12 रुपए, यानी कि 112 रुपए, फिर 8 रुपए देगा टैक्स, फिर डिविडेंड देगा 4 रुपए, कंटिन्यूअसली। अब सोच के देखो, कंपनी क्या कर ग्रोथ हो रहा है? कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा, सही। अगर ये चीज से हम लोग जाते हैं तो गॉडेंस क्या बोल रहा है? गॉडेंस बोल रहा है कि भाई अगर तुम ये जो 112 रुपए कमा रहे हो, अगर तुम 112 रुपए जो कमा रहे हो उसमें से 4 रुपए जो डिविडेंड दे रहे हो, बाकी टैक्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये जो डिविडेंड दे रहे हो 108 रुपए, वो एक्स्ट्रा 8 रुपए ही री इन्वेस्ट हो रहा है, जो यहाँ पर भी दिखाए थे, और वही रिटर्न है, और इस रिटर्न के ऊपर ही कंपनी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा। तो अगर हम लोग इस बात को, ग्रोथ को अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ कैसे हो रहा है? ग्रोथ क्या यहाँ से हो रहा है? यहाँ से तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो था वही अमाउंट रह जा रहा है, हर साल वही होगा। मगर यहाँ पर इस केस में अगर देखा जाए, या इस केस में देखा जाए, तो कंपनी का 8 रुपए ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ। सो ये 8 रुपए के ऊपर कितना ग्रोथ हो रहा है? 8 रुपए क्या था? रिटेन अर्निंग था, रिटेन अर्निंग था। इसके ऊपर ग्रोथ का मतलब इसका 12% के ऊपर देगा डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि वो तो 8 रुपए री इन्वेस्ट किया, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12%, ROI, ठीक। यानी कि अगर हम लोग इसको परसेंटेज वाइज देखें तो डिविडेंड पे आउट हो रहा है 4 रुपए आउट ऑफ 12, क्योंकि ये 12 से दे रहा है, तो इनटू 100 दैट इज 33.33, और रिटेन परसेंटेज कितना हो रहा है? 8 रुपए आउट ऑफ 12 इंटू 100 दैट इज, इसका रेज द पोर्शन 66.67, ठीक है। यानी कि इसका अगर रिटेन अर्निंग का रेशियो अगर देखें तो 66.67 इंटू 0.12, ठीक है ना, 0.12%, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12% भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कितना हो रहा है? 66.67 इंटू 12%, यानी कि कुछ 8% हो रहा। ये हमने क्या समझा है? ये एक्चुअली ग्रोथ है, जो ये ग्रोथ है, यानी कि जो ग्रोथ कंपनी 10 रुपए दिखा रहा है, वो एक्चुअली कंपनी उन लोग को दे रहा है 8%। ऐसा क्यों सर 2% क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि 2% तो मिनिमम वो लोग रखेगा ही, तभी ना री इन्वेस्ट होगा, फिर ना तब ग्रोथ होगा। अगर जितना ग्रोथ हो रहा है फिर वापस उसको दे दे रहा है, फिर से ना वो सिचुएशन में आ जाएगा 100 रुपए, कोई ग्रोथ ही नहीं रहेगा, वो खाली ग्रोथ दिखाने के लिए हो जाएगा। तो 10 रुपए एग्जैक्ट ग्रोथ हो रहा था, मगर 8 रुपए एग्जैक्टली ग्रोथ हम लोग दे रहे। तो ये ग्रोथ परसेंटेज दिखा है। अगर तुम लोग को साम्स में ग्रोथ नहीं देता है, ग्रोथ परसेंटेज नहीं देता है, तो ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए ये एप्लीकेबल कर सकते हो। तो सर हम लोग को अब फॉर्मूला समझा दीजिए। तो फॉर्मूला होगा, तो यहां पर दिखा दे, फॉर्मूला एक्चुअली क्या हुआ?
एक्चुअली फॉर्मूला हुआ D जीरो से खुल के लिखा D1 डिवाइडेड KE पहला दिया था। उसके बाद क्या बोले कि D1 कैसे आएगा, D0 को 1 प्लस G कर दो, ग्रोथ लगा दो उसके ऊपर। KE जो मिल रहा था वो एक्चुअली KE जो मुझको 20% मिल रहा है उसमें से ग्रोथ कंपनी रख दे रहा है, तो अल्टीमेट मेरा रिटर्न कितना हो रहा है -G। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसको देखेंगे तो D0 1 प्लस G डिवाइडेड KE माइनस G का मतलब क्या आप समझाए, रिटेन परसेंटेज मल्टीप्लाई ऑफ ROI। तो रिटेन परसेंटेज मल्टीप्लाई ROI। अब रिटेन को गॉर्डन ने B से डिनोटेट किया है, B इक्वल्स टू रिटेन परसेंटेज, यानी कि इसको हम लोग और खुल के दिखाए तो D0 1 प्लस G डिवाइडेड KE माइनस B इंटू ROI का मतलब हम लोग लास्ट सम्स में भी देखे थे लास्ट क्लास में कि स्मॉल r होता है ROI का मतलब, यानी कि BR। दूसरी बात है कि हम लोग जो D जो हम लोग D0 मतलब D डिविडेंड किसके ऊपर पे करते हैं, अर्निंग के ऊपर, यानी कि E के ऊपर हम लोग B यूज कर रहे, ठीक है, B यानी कि रिटर्न परसेंटेज यूज कर रहे, यानी कि D इक्वल्स टू E इंटू B, क्योंकि इंटू 1 माइनस B होगा, क्योंकि B का मतलब रिटर्न यानी कि जितना रख ली। फॉर एग्जाम्पल हमने अर्निंग किया था 10 रुपीज 10, अब B मतलब रिटर्न रख रहा है 60%, तो पे आउट रेशियो क्या होगा 40%। सोच के देखो, क्योंकि 60 अगर कंपनी रख दे रहा है तो 40% ही ना शेयर होल्डर को पे कर रहा है, ठीक। तो ये 40% कहां से आया, इसका मतलब ये हुआ कि 100% माइनस B हुआ, यानी कि 100% माइनस B का मतलब 60%, तभी ना ये 40% हम लोग बोल पा रहे एज ए पे आउट रेशियो। तो वही E के ऊपर हम लोग डायरेक्ट 40% मार सकते हैं, मगर अगर हम लोग को 40 नहीं देके 60 बोल रहा है तो हम लोग को ये समझ लेना होगा कि 60 रख दे रहा है तो 40 पे कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि D कैसे होगा, E के ऊपर हम लोग 1 मतलब होता है 100%, 1 मतलब 100%, ओके, और B मतलब लाइक 60%, तो 100 को 100 से डिवाइडेड कर दो 1, एंड B को 60% को 100 से डिवाइडेड कर दो तो 0.6, यानी कि 0.4 इज द क्वेश्चन, दैट इज द 40%। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, E 1 माइनस B 100 B रिटर्न डिवाइडेड KE माइनस BR, ठीक है। दूसरा E माइनस 1 माइनस B, तो ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा D को समझाएगा D0, इसके साथ 1 प्लस G
तभी ना ग्रोथ होगा। यानी कि ये जो पूरा ये पोर्शन क्या समझा रहा है, ये पोर्शन समझा रहा है D0 को, ई के ऊपर आने के ऊपर पे आउट मार दोगे तो D0 के साथ हम लोग को क्या करना पड़ रहा है 1 + G ऐड करना पड़ रहा है, तभी ना ग्रोथ होगा। डिवाइडेड KE माइनस रिटेन इनटू R इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, यानी कि ये फॉर्मूला, अदरवाइज ये एक फॉर्मूला, ठीक है। मोस्टली ये फॉर्मूला से हम लोग सम्स को करते हैं। तो ई का मतलब हम लोग जानते हैं EPS, बी का मतलब लिख दिए रिटर्न परसेंट, के का मतलब हम लोग जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बी का मतलब लिख दिए थे, आर का मतलब ROI यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। समझोगे, ये फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला को समझ लो, क्योंकि बाद में तुम लोग को इन फ्यूचर में यूज करना ही पड़ेगा कभी ना कभी फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला अगर हम लोग सिर्फ रट्टा करते हैं, याद कर लेते हैं, देखो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तब तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए और फॉर्मूला याद करके ही जाएंगे, ये बात तो सही है। मगर अगर हम लोग के पास टाइम रहता है और समझने के लिए टाइम होता है तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला को समझ लो, ताकि तुम लोग को ये समझ में ना आए कि ये दिक्कत नहीं आए कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। बोलता पोपट के जैसा खाली फॉर्मूला को रट्टा कर लोगे तो ऐसा मत करो, क्योंकि इससे एक लेवल तक तुम लोग कर पाओगे, आफ्टर बियॉन्ड द लेवल तुम लोग का अटक जाएगा, क्योंकि बाद में ग्रोथ का परसेंटेज आएगा। खाली तो बीकॉम के लिए ये नहीं हो रहा, एमबीए के लिए नहीं हो रहा, बाद में भी आएगा सीए, सीएस, सीडब्ल्यू में, ठीक है ना, सीएफएम, तो वो सब में तुमको ग्रोथ का यूजेस होगा। तो मेरे हिसाब से ये कर लेना अच्छा होगा, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला ग्रोथ। और ये फॉर्मूला को हम लोग फिर से अगर ग्रोथ एडजस्ट कर ले तो हम लोग को D1 + G करना पड़ेगा लाइक दिस। और D0 कहाँ से आ रहा है, E के ऊपर हम लोग 1 - B कर देंगे। 1 मतलब होता है 100% और B मतलब होता है रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका ऊपर सम्स करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच।